नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में रंगभूमि और कायाकल्प उपन्यास का सामान्य सा परिचय लेकर आए हैं। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथियों, हम अभी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके 10 प्रश्न प्रेमचंद के उपन्यासों से जो पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न आज का हमारे पास है। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक अमरकांत है। ऑप्शन 4 है, गोदान, वरदान, कर्मभूमि या गबन। तो साथियों, प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का जो नायक है वो अमरकांत है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है साथियों, ये भी पढ़िएगा कभी भी टाइम लगे आपको। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास है कि प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उच्च जातियों द्वारा दलित जातियों का मंदिरों में प्रवेश न करने देने का चित्र किया है, चित्र खींचा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, किस में वर्णन किया है। तो ऑप्शन है गबन, गोदान, वरदान, कर्मभूमि। तो साथियों सही ऑप्शन है कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जिसमें महंतों द्वारा, पंडितों द्वारा मंदिरों पर कब्जा किए जाने और दलितों, जहाँ हम कह सकते हैं निम्न श्रेणी, निम्न जातियों को उसमें प्रवेश ना दिए जाने की चर्चा हुई है और किस प्रकार से वो दलित जाति के लोग आंदोलन करते हैं उच्च जाति के खिलाफ। ये सब कुछ इस उपन्यास में देखने को हमें मिलता है। बहुत अच्छा उपन्यास है साथियों। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों हमारे पास, और किस उपन्यास में पांडेपुर गांव के जिक्र आया है। पांडेपुर गांव का जिक्र आया है साथियों, कहाँ आना था जहाँ पर। तो ऑप्शन है गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प या रंगभूमि। ऑप्शन सही है रंगभूमि। रंगभूमि गांव, रंगभूमि जो कि उपन्यास है, पहले उर्दू में छपा फिर हिंदी में छपा। तो हिंदी में छपा है तो बहुत अच्छी तरह से हिंदी शैली में लिखा गया। इसका रूपांतरण काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है और इसमें जो गांव है पांडेपुर उसका जिक्र है। अगला प्रश्न साथियों, ये प्रश्न मैं जो लेकर आ रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी ये नहीं पूछा जाता, कम ही पूछा जाता है कि हाँ ये गबन किसका उपन्यास है, गोदान किसका। जी सामान्य से प्रश्न है साथियों, आज बीच में से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उस उपन्यास की कथा वस्तु क्या है, पात्र क्या है, गांव क्या है। बस वही प्रश्न जो है आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रेमचंद का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है साथियों। अभी तक जितने भी हमने उपन्यास पढ़े हैं, जहाँ था रंगभूमि तक, है ना, रंगभूमि का जिक्र आ गया है। उससे पहले वरदान, प्रेमाश्रम, प्रेमा, है ना, ऐसे उपन्यास, रूठी रानी, कृष्णा, देवस्थान रहस्य, सेवा सदन है। तो साथियों ऐसे उपन्यास जो हैं वो आपको बता दूं कि उनके उर्दू के उपन्यास थे और जो बाद में उन्होंने हिंदी में रूपांतरित किए। लेकिन उन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा लिखा, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास उनका कौन सा। 4 ऑप्शन है, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, कायाकल्प। साथियों जो सही ऑप्शन है वो है उनका कायाकल्प। हालांकि उपन्यास की दृष्टि से एक सफल उपन्यास इसको विद्वानों ने नहीं माना है, यह अलग बात है, लेकिन उनका पहला मौलिक हिंदी का उपन्यास जो है वो कायाकल्प ही माना गया है साथियों। इसके उपरांत जो हमारे समक्ष प्रश्न है वो है, किस उपन्यास में स्त्रियों की आभूषण प्रियता का वर्णन है। ये तो प्रश्न आपको आता ही होगा। ऑप्शन है गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। तो सही ऑप्शन गबन है। ठीक है, गबन एक प्रकार का होता है कि किसी प्रकार का घोटाला करना। ठीक है, तो उपन्यास पढ़िएगा, हम भी पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सा इसका सामान्य परिचय लेकर आएंगे आने वाली वीडियो में। आज तो हम 2 ही उपन्यास जो है चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो गबन उपन्यास भी काफ़ी अच्छा उपन्यास माना जाता है उनका। ठीक है, छठा प्रश्न आज का हमारे समक्ष है कि किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। सूरदास, ठीक है, सूरदास एक सामान्य सा गांव में रहने वाला इंसान है और वह आंखों से अंधा है और सभी लोग, गांव वाले उसे सूरदास कहकर पुकारते हैं साथियों। तो किस उपन्यास के पात्र हैं ये। तो रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, वरदान। सही ऑप्शन है रंगभूमि। ठीक है साथियों, और रंगभूमि के ऊपर आज हम चर्चा करने भी वाले हैं साथियों।
7वां प्रश्न है, किस उपन्यास में अनमेल विवाह जैसी कुरीति का जिक्र है? गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला। साथियों, निर्मला उपन्यास में अनमेल मतलब कम उम्र की लड़की और अधिक उम्र का पति देखने को हमें, इस तरह की शादी हमें देखने को मिल जाती है। और एक और उपन्यास है प्रेमचंद जी का, जैसे कायाकल्प। प्रेमचंद का कायाकल्प उपन्यास जो हिंदी का मौलिक उनका पहला उपन्यास माना जाता है, उसमें भी अनमेल विवाह जैसी कुरीति का जिक्र हुआ है। साथियों, अगले प्रश्न पर आते हैं, मुंशी तोताराम किस उपन्यास का पात्र है? मुंशी तोताराम, आपको बता दूं साथियों, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और है भी। तो साथियों, ऑप्शन है निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान। तो सही ऑप्शन है साथियों, आपको बता दूं निर्मला उपन्यास के, आपको बता दूं निर्मला उपन्यास की जो नायिका है निर्मला, ठीक है, छोटी सी उम्र में उसकी शादी एक बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ हो जाती है और वह मुंशी तोताराम होते हैं। ठीक है, तो साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास चुगाने हस्ती का हिंदी में क्या नाम है? साथियों, जो पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारी इससे पहले वाली उपन्यास के ऊपर आधारित वीडियो थी, ठीक है, उसमें हमने सेवा सदन और प्रेमाश्रम उपन्यास का के ऊपर चर्चा की थी, लेकिन 10 प्रश्न हमने उस वक्त भी आपके साथ साझा किए थे और उन प्रश्नों में एक प्रश्न हमने ये भी पूछा था, है ना, कि हालांकि वो हमने हस्तलिखित प्रश्न आपके समक्ष लाए थे। तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर कि कुछ शब्दों के नीचे जे लाल रेखा रेखांकित है, लेकिन साथियों ये उत्तर नहीं है, ये किसी प्रकार से टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो चुगाने हस्ती उपन्यास का हिंदी में क्या नाम है? ठीक है, तो ऑप्शन है रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन। तो साथियों ऑप्शन सही है कर्मभूमि। ठीक है, तो उर्दू में नाम है चुगाने हस्ती, उर्दू उपन्यास के रूप में, और हिंदी में रंगभूमि। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जी, इसके बाद हम उपन्यासों पर चर्चा करेंगे, जो 2 उपन्यास आपके समक्ष लेकर आए हैं आज। तो अंतिम प्रश्न है आज का, विनय किस उपन्यास का पात्र है? विनय किस उपन्यास का पात्र है? कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि या कायाकल्प? तो साथियों रंगभूमि उपन्यास का पात्र है विनय। विनय की जो माता श्री हैं उनका हम जिक्र करेंगे आगे, और उनकी, विनय जो है एक अच्छे परिवार से आता है, राजपूत क्षत्रिय परिवार से, और उसकी माता ने ये संकल्प लिया होता है कि मेरा बेटा देश को आज़ाद करवाने पर या देश के जितने भी लोग हैं उनके लिए अपना जीवन सर्वस्व बलिदान कर देगा उनके लिए, और विवाह नहीं करेगा पूरी ज़िंदगी। हालांकि ये अलग बात है कि सोफिया के साथ उसके रिलेशन आ जाते हैं, उसके साथ प्रेम कर बैठता है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य वो निभाता है बड़ी शिद्दत के साथ। बहुत अच्छा उपन्यास है साथियों रंगभूमि, कभी पढ़िएगा। आदर्शवाद की झलक जो है इसमें सबसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत करी है प्रेमचंद ने। आदर्शमुखी दृष्टिकोण जो है प्रेमचंद का रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने जरूर यथार्थवाद को भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी है। लेकिन कहते हैं कि आदर्शवाद से प्रेरित जो इंसान है ना, वो लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संकट का या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका जीवन आसान नहीं हो। आदर्शवाद पर जो व्यक्ति चलते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता साथी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये प्रश्न इतने ही हैं। अगली वीडियो में हम और भी प्रश्न लाएंगे, उपन्यासों से ही संबंधित होंगे, क्योंकि 13-14 उपन्यास हैं छोटे बड़े उनके। अगर हम उर्दू के कम कर दें तो 10 उपन्यास उनके हिंदी में रूपांतरित तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े जाते हैं। उनमें से प्रश्न हम ला रहे हैं साथियों, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। तो चलिए चलते हैं, आज 2 हम उपन्यास लाए हैं, उनमें से पहला उपन्यास रंगभूमि, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, आपका साथ मिलना चाहिए। जी हाँ साथियों, रंगभूमि उपन्यास 1925 में प्रकाशित हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। रंगभूमि प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास है, ये भी आप याद रखिएगा। इस उपन्यास का प्रकाशन गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ से जनवरी 1925 में हुआ। उर्दू में रंगभूमि का अनुवाद चुगाने हस्ती सन 1927 में दारुल इशायत लाहौर से प्रकाशित हुआ। साथियों ये अलग बात है कि पहले ये उर्दू में हिंदी में प्रकाशित हुआ, उसके बाद
लेकिन लिखा सबसे पहले इन्होंने उर्दू में ही था। ठीक है, जो याद रखिएगा, लिख लिया पहले होगा लेकिन प्रकाशित उर्दू में, हिंदी से भी बाद में हुआ। तो ये थोड़ा सी जानकारी आपको अत्यधिक मैंने दी। वस्तुतः पूर्व के उपन्यासों की तरह प्रेमचंद ने इस उपन्यास को भी मूल रूप में उर्दू में ही लिखा था। आलोचकों ने गोदान के बाद रंगभूमि को प्रेमचंद का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास माना है, और मैं भी मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते आप एक अलग दुनिया में खो जाएंगे और लगेगा कि हाँ, सच में आप एक उपन्यास पढ़ रहे हैं जो कि प्रेमचंद ने लिखा, और इतनी उत्कृष्टतम राइटिंग है इसमें, लिखत है, लेखनी है, और मतलब आप खो जाएंगे, उपन्यास पढ़ते पढ़ते खो जाएंगे, मतलब आप प्रेमचंद की लिखत में खो जाएंगे। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त लिख डाला है। आलोचकों ने गोदान के बाद रंगभूमि को ही प्रेमचंद का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास माना है, और हिंदी में प्रेमचंद सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान के बाद प्रेमचंद के जो अन्य महत्वपूर्ण चर्चित उपन्यास हैं, रंगभूमि का स्थान उनमें काफ़ी ऊंचा माना गया है। ठीक है साथियों, जिस माने से जानकारी मैंने आपको दी। इसके उपरांत रंगभूमि के बारे में थोड़ी सी अन्य जानकारी। रंगभूमि उपन्यास के केंद्र में पांडेपुर गांव है, जो अब प्रश्नों में भी पढ़ा हमने। यही उपन्यास की रंगभूमि है। इसी रंगभूमि में अनेक पात्र अपना अपना पाठ खेलते हैं। बहुत सारे उपन्यास में पात्र हैं, भरा पड़ा है साथियों, जो उपन्यास के पात्रों से, उपन्यास पात्रों से भरा पड़ा। ठीक है, बहुत सारे करैक्टर हैं। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने ईसाई, हिंदू और मुस्लिम परिवारों के माध्यम से धार्मिक रूढ़ियों, परंपराओं और धार्मिक चेतनाओं का उद्घाटन तो किया ही है, साथ ही इस उपन्यास में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और औद्योगिकरण के दुष्परिणामों को भी उजागर किया है। साथियों, ये पहली घटना है, मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, वो तो झलक उसकी मिल ही जाती है, लेकिन साथ में औद्योगिकरण, कि किस प्रकार से किसानों की ज़मीनों को हड़प कर वहाँ पर कारखाने खोले जा रहे हैं, और जो किसानों की ज़मीनों को हड़प कर जो उनको पैसा दिया जा रहा है किसानों को, वो बहुत कम दिया जा रहा है। और इस स्थिति को हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों द्वारा किसानों का शोषण करना, और वो पहली बार किसी उपन्यास में देखने को मिला, तो हमें रंगभूमि उपन्यास में देखने को मिला साथियों। इसीलिए ये उपन्यास बहुत अच्छा है साथियों। डॉक्टर श्लेष जैदी का मानना है कि रंगभूमि हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें फैलते हुए औद्योगिक जीवन की लपेट में एक जीते जागते कस्बे के उजड़ जाने की कथा लिपिबद्ध की गई है साथियों। बहुत अच्छा उपन्यास है। ये थोड़ी सी जानकारी, और साथियों जो अंश आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं वही लाया हूँ जी, जहाँ से थोड़ा सा मैंने काट दिया है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जहाँ से पढ़ेंगे। इस उपन्यास का नायक सूरदास एक ऐसा ही पात्र है जो अपने निश्चय पर दृढ़ रहकर हंसते खेलते हुए जीवन रूपी रंगभूमि में अपना पार्ट एक मजे हुए अभिनेता की तरह खेलता है। सूरदास साथियों बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है। अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो उसको कभी भी खामी अपनी खलती नहीं है। जजू कहें कि वो कभी परेशान नहीं होता कि वो अंधा है। वो अपने अंधेपन को भी पॉजिटिवली कह सकते हैं, पॉजिटिविटी से स्वीकार करता है। नकारात्मकता उसमें नहीं है। भगवान का भक्त है, अच्छे से गीत गाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है ये। वही पांडेपुर की रंगभूमि का भी असली खिलाड़ी है। पांडेपुर की मूल कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। युद्धभूमि एक ही होने के बावजूद उसे दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ता है। पहला जॉन सेवक, ये ईसाई धर्म के कह सकते हैं कुछ लोग, जो कि पांडेपुर गांव के इर्द गिर्द बसने के लिए आए होते हैं और नई फैक्ट्री खोलनी होती है उन्होंने। तो पढ़ते हैं कि युद्धभूमि, जहाँ से पढ़ते हैं फिर से, कि युद्धभूमि एक ही होने के बावजूद उसे दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ता है सूरदास को। पहले जॉन सेवक के विरुद्ध, जॉन सेवक क्या करता है, फैक्ट्री खोलनी होती है, उसने कारखाना खोलना होता है, और उसकी ज़मीन, सूरदास की ज़मीन को ले लेता है। ठीक है, धोखे से जैसे भी है। दूसरा, उसके गांव के निवासियों के विरुद्ध सूरदास को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले तो जॉन सेवक जो कि उसकी ज़मीन को खरीदना चाहता है और कोड़ियों के दाम खरीद भी लेता है। फिर गांव वालों के विरुद्ध भी उसको जाना पड़ता है। पहले बेचना नहीं चाहता है सूरदास अपनी ज़मीन को, लेकिन गांव वाले उसको कहते हैं कि बेच दे, लेकिन बाद में जब बेच देता है तो गांव वाले भी उसके विरुद्ध हो जाते हैं कि तुमने क्यों बेची। बहुत अच्छा उपन्यास है, क्योंकि बाद में ही पता चलता है कि वो असल में क्या चाहता है जॉन सेवक सूरदास की ज़मीन में अपना सिगरेट का कारखाना खोलना चाहता है, किंतु सूरदास गांव के निवासियों के हित को ध्यान में
रखकर ज़मीन बेचने से इनकार कर देता है जौन सेवक, क्योंकि उसकी ज़मीन के ऊपर क्यों इनकार करता है, उसकी ज़मीन के ऊपर गांव वालों के मवेशी वगैरह चरने के लिए आते थे। किंतु सूरदास गांव के निवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए ज़मीन बेचने के लिए इनकार कर देता है जौन सेवक कानूनी, फौजदारी, नीति, अनीति, दमन, शोषण आदि सभी प्रयासों के बावजूद अपने मकसद में सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, ज़मीन की को हासिल करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, फौजदारी, कानूनी तरीके से, नीति, अनीति, दमन, शोषण, और कहीं हद तक कामयाब भी होता हुआ दिखाई दे पड़ता है, लेकिन अपने मकसद में सफल नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा देखिएगा। उसके द्वारा अपनाई साम दाम दंड भेद की नीतियाँ पूर्ण रूप से असफल हो जाती हैं और अंततः सूरदास ही अपने पहले मोर्चे पर विजय होकर उभरता है। बहुत अच्छा उपन्यास है साथियों। सूरदास की मृत्यु भी एक बहुत ही रोचक ढंग से इसमें प्रस्तुत की गई है। कभी उपन्यास पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। आपको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा हिंदी उपन्यास, उसमें आपको रंगभूमि उपन्यास मिल जाएगा। ठीक है साथियों, पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आगे पढ़ दूसरी तरफ उसके गांव के अपने लोग ही, जहाँ तक कि उसका अपना भतीजा मिठुआ भी उससे छोटी छोटी बातों पर राग द्वेष रखने लगता है। भैरों, जो कि पड़ोसी होता है सूरदास का, भैरों पासी उसकी झोंपड़ी में आग लगा देता है। जो पैसे मिले होते हैं ना, ज़मीन शुरू में बेच देता है सूरदास, लेकिन बाद में वो पैसे लौटा देता है, लेकिन जो पैसे मिले होते हैं उसको हड़पने के लिए भैरवपासी उसकी झोंपड़ी में आग लगा देता है। बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया है। बावजूद इसके वह हमेशा उसके साथ उदारता, अपनता व भाईचारे का बर्ताव करता है। ठीक है, तो देख लो कि पड़ोसी तक सूरदास के अपने नहीं बने। भैरवपासी एक पात्र है, वो भी सूरदास का अपना नहीं बना, लेकिन फिर भी सूरदास के उसके प्रति जो संबंध थे वो उदारता वाले थे, प्यार वाले थे। ठीक है, तो जो उपन्यास है, और वह उनके छल कपटों को माफ़ तो करता ही है, और कोई भी अपने मन में वैर द्वेष भावना नहीं रखता है। साथियों, इसके आगे यही है। आगे पढ़ते हैं। जी हाँ साथियों, इसके अतिरिक्त सूरदास के अतिरिक्त सोफिया, जानवी और विनय भी इस रंगभूमि के आदर्श और साहसी योद्धा हैं। मैंने बताया विनय एक पात्र है, सोफिया का उसके साथ प्रेम प्रसंग भी चलता है बीच में। ठीक है, सोफिया की अध्ययन प्रियता, धार्मिक चेतना, विनय के प्रति समर्पण का भाव, विनय की मातृभक्ति और समाज सेवा उल्लेखनीय है। इस संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि रंगभूमि शायद हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें एक ईसाई लड़की और एक हिंदू लड़के का प्रेम दिखाया गया है। ये भी बहुत बड़ी बात रामविलास शर्मा ने कही है। इस प्रकार विनय सोफिया का पवित्र प्रेम भी इस उपन्यास की खूबी है। जानवी राष्ट्रप्रेमी नारी है जो देश के खातिर अपने पुत्र, तो जानवी कौन है? विनय की माँ, याद रखिएगा, मैंने शुरू में ही प्रश्नों में भी जिक्र किया था। जानवी राष्ट्रप्रेमी नारी है जो देश की खातिर अपने पुत्र विनय को बलिदान करने में गर्व की अनुभूति करती है। यह सच्चा शहीद था, तुम लोग क्यों रोते हो। जब विनय की मृत्यु हो जाती है ना, तब अपनी माँ, उसकी माँ जो है ऐसा कहती है कि वह तो सच्चा शहीद है, सच्चा शहीद था, तुम लोग क्यों रोते हो विनय के लिए। तुम लोगों में कितने ही युवक हैं, कितने ही बाल बच्चे वाले होंगे। हैं युवकों से मैं कहूँगी, जाओ और विनय की भांति प्राण देना सीखो। दुनिया केवल पेट पालने की जगह नहीं है, देश की आंखें तुम्हारी ओर लगी हुई है, तुम ही उसका बेड़ा पार लगाओगे। इस उपन्यास के डॉक्टर गांगुली का चित्रण भी एक समाज सेवी राष्ट्रभक्त का चित्र है। ठीक है, तो ये भी डॉक्टर गांगुली का जिक्र भी यहाँ पर आया है। साथियों, ये तो हो गई बात इसके बारे में। जो इम्पोर्टेंट पात्र थे साथियों, वे भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और ये थोड़ी सी विशेषता इसके बारे में हम बताएंगे। ये रहने देते पढ़ना। एक पंक्ति लाया हूँ। वस्तुतः प्रेमचंद के उपन्यासों में सबसे प्रमुख विशेषता उनकी आदर्शवादिता है। चरित्रों और उनकी प्रवृत्तियों का निर्देश करने में वे आदर्शोन्मुखी रहे हैं। साथियों, ये विशेषता है पूरे के पूरे उपन्यास की, बहुत अच्छी तरह से आदर्शवाद को उन्होंने सामने रखा है। ठीक है, आदर्श नहीं मरने चाहिए, चाहे इंसान मर जाए, यही होता है आदर्शवाद। ठीक है, तो रंगभूमि के बारे में जितना इंपॉर्टेंट था साथियों वो हमने बता दिया। अभी चलते हैं कायाकल्प के बारे में, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे।
तो ठीक है साथियों, कायाकल्प के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे साथियों। देख लेते हैं। कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुआ। कायाकल्प प्रेमचंद का पहला उपन्यास है जिसकी मूल पांडुलिपि हिंदी में प्राप्त होती है। वस्तुतः इस उपन्यास की पांडुलिपि को देखने से ज्ञात होता है कि आरंभ में प्रेमचंद ने उपन्यास के 3 नाम रखे थे: असाध्य साधना, माया स्वप्न या आर्तनाद। ठीक है, आर्तनाद, ये 3 नाम उन्होंने इस उपन्यास के रखे, ये भी आप लिख लीजिए। लेकिन इन तीनों ही नामों को अनुपयुक्त समझकर उन्होंने इसे कायाकल्प नाम से प्रकाशित कराया और डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने इस उपन्यास का प्रकाशन 1926 का पूर्वार्ध माना है। मतलब हो सकता है 1926 ईस्वी के जून महीने के शुरू में ही या जून महीने के शुरुआती महीनों, जून महीने से पिछले महीनों तक इसका प्रकाशन हो गया हो। ठीक है, तिथि नहीं मानी गई है, दिनांक कोई भी समय उपयुक्त नहीं है, मतलब उन 6 महीनों में कभी भी ये प्रकाशित हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, थोड़ी सी जानकारी और। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने विलास में जीवन के दुष्परिणामों को उजागर करने के साथ साथ बहुविवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को भी व्यक्त किया। इस उपन्यास के राजा विशाल सिंह अपनी 3 रानियां होने के बावजूद मनोरमा पर लट्टू हो जाते हैं। वस्तुतः मनोरमा चक्रधर से प्रेम करती है। याद रखिएगा साथियों जी साथ में ही कि विशाल सिंह एक राजा हैं, उनकी 3 रानियां तो पहले ही हैं, लेकिन मनोरमा पर लट्टू हो जाते हैं वस्तुतः। लेकिन मनोरमा चक्रधर नाम के एक व्यक्ति से शादी करती है, किंतु चक्रधर द्वारा अहल्या को पसंद करने के कारण मजबूरन मनोरमा को राजा विशाल सिंह के साथ ही विवाह करना पड़ता है। साथियों देख लीजिए कि राजा विशाल सिंह मनोरमा पर लट्टू हैं, लेकिन मनोरमा चक्रधर पर, लेकिन चक्रधर आगे किसी अहल्या नाम की स्त्री से प्यार करता है। तो ये भी एक प्रेम प्रसंग अलग ही प्रकार का हमें देखने को इस उपन्यास में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, आगे क्या है यद्यपि राजा विशाल सिंह 4 विवाह तो कर लेते हैं, परंतु वह एक भी पत्नी को संतुष्ट नहीं रख पाते हैं। ये भी एक समस्या है। आगे बढ़ते हैं। इस उपन्यास का नायक चक्रधर भी आत्मिक उन्नति को महत्व देता है। वह नौकरी करने के बजाय स्वतंत्र रहना पसंद करता है। इस उपन्यास में वह एक समाज सेवी और राष्ट्र सेवी नायक के रूप में प्रस्तुत हुआ है। एक दिन रात्रि में वह अपनी पत्नी अहल्या और पुत्र शंखधर को छोड़कर स्वयं गृह त्याग करता है और सन्यासी बनकर समाज सेवा का कार्य करने लगता है। इस उपन्यास में रानी देवप्रिया और राजकुमार महेंद्र के प्रसंगों में अलौकिक घटनाओं की सृष्टि हुई है। विलासी स्वभाव के कारण देवप्रिया, ठीक है, तो इस उपन्यास में आपको बता दूं साथियों कि एक रानी देवप्रिया और राजकुमार महेंद्र के प्रसंगों की अलौकिक घटना की भी सृष्टि हुई है। साथियों ये 2 अन्य पात्र भी आए हैं। और विलासी स्वभाव के कारण देवप्रिया यौवन प्रदान करने वाली औषधि सुधा बिंदु का सेवन करती है। ठीक है, अब वह लेटी ना रह सकी, ये बोल लेते हैं आगे। अब वह लेटी ना रह सकी, संभल कर उठी, अलमारी में से एक शीशी निकाली, उसमें से कई बूंदें एक प्याली में डाली और आंखें बंद कर पी गई। इसका चमत्कारिक असर हुआ, मानो कोई कुम्हलाया फूल ताज़ा हो जाए, कोई सूखी पत्ती हरी हो जाए। उनके मुखमंडल पर आवा दौड़ गई, आँखों में चंचल सजीवता का विकास हो गया, शरीर में नए रक्त का प्रवाह सा दिखने लगा जो होने लगा। महात्मा और राजकुमार महेंद्र के प्रसंगों में प्रेमचंद ने विज्ञान और योग के चित्रण से इन क्षेत्रों में भारत की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। वस्तुतः इस वैज्ञानिक उन्नति की बात आज दुनिया करती है, वह उन्नति भारत में ऋषि मुनियों के ज़माने में हो चुकी थी। आधुनिक वायुयानों से बेहतर वायुयान एवं अन्य तकनीकी सामग्री प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित हो चुकी थी। मेरा यान आकाश में जितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है उसकी यूरोप वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेमचंद इस बात के प्रमाण रामायण महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में विद्यमान हैं। प्रेमचंद की इस बात के प्रमाण, ठीक है साथियों, ये एक काल्पनिक सी चीज़ जो है उन्होंने हमारे समक्ष रखी है, इसको भी पढ़ना जरूरी था।
साथियों आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः कायाकल्प उपन्यास रानी देवप्रिया के कायाकल्प को दर्शाता है, क्योंकि रानी देवप्रिया की विलासप्रिय प्रवृत्ति अंततः बदलकर त्याग एवं तप में समायोजित हो जाती है और वह विलासिनी देवप्रिया से तपस्विनी देवप्रिया बन जाती है। देवप्रिया किस प्रकार से तपस्विनी बनती है और अपने विलास पूर्ण जीवन को त्यागती है, इसका जिक्र भी इसमें है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने सिद्ध किया है कि शारीरिक परिवर्तन वास्तविक कायाकल्प नहीं है। वास्तविक कायाकल्प विचार कल्प या भाव कल्प है। ठीक है, विचारों में उन्नयन होने से ही व्यक्ति का उन्नयन होता है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिख रहे हैं वो कि आलोचक ममनाथ गुप्त, साथ ही बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं, इस उपन्यास को ऊल जलूल, निरर्थक, शिथिल और लचर मानते हैं। आगे है हंसराज रहबर, इससे गोरखधंधा और शब्दाडंबर युक्त उपन्यास के रूप में देखते हैं। वस्तुतः इस उपन्यास में प्रेमचंद एक प्रयोगधर्मी रचनाकार के रूप में हमारे सामने आए हैं। हम नंद दुलारे वाजपेयी के इस कथन से सहमत हैं कि प्रेमचंद के कायाकल्प के प्रयोग में सफलता नहीं प्राप्त हुई है और इस बात को प्रेमचंद भी जानते होंगे, तभी उन्होंने आगे के उपन्यासों में इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया है। तो देखिए, देवप्रिया हो चाहे राजकुमार महेंद्र की जो कथा हो, तो किसी भी प्रकार से जो एक उपन्यास सफल उपन्यास नहीं माना गया है। ऐसा लगता है कि घटनाएं अस्त व्यस्त हैं, पूर्ण रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़ पाई हैं। तो ममनाथ गुप्त हो, हंसराज रहबर हो, नंदलाल वाजपेयी हो, कोई भी इसे उत्कृष्ट उपन्यास नहीं मानता है, लेकिन फिर भी इसके पात्रों पर चर्चा हमने की, कथानक के ऊपर चर्चा की और किस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन को वास्तविक कायाकल्प नहीं कहा गया है, बल्कि वास्तविक कायाकल्प जो है वो विचार कल्प, भाव कल्प में के परिवर्तन को कहा गया है। ठीक है, विचार ही असली जिंदगी का महत्व है। ठीक है, मंतव्य है, तो इसके ऊपर चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जितनी जानकारी इंपॉर्टेंट थी वो हमने कायाकल्प और उपन्यास रंगभूमि के बारे में आपके समक्ष रखी। 10 प्रश्न भी रखे, हो सकता है आपने ये वीडियो पूरा देखा हो और अंत तक हमें झेला हो, क्योंकि कायाकल्प उपन्यास सामान्य रूप से कहें तो ज़्यादा सफल नहीं माना जाता है उनका, लेकिन फिर भी हमने कथा वस्तु को आपने सामने रखने का प्रयास किया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना जी। ठीक है, तो अगली वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे और उसमें हम गबन और कर्म भूमि, गोदान और मंगलसूत्र उपन्यास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अन्य प्रश्न भी लाएंगे और भी व्याकरण की हम वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें घर पर। धन्यवाद।